वेलकम बैक टू द शो। और अब मुल्तान से सैयद सैफुल्लाह गिलानी। क्या ये हो सकता है कि फ़ौज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और काम भी करे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे, ज़रूरी इस्लाहात करे, चेंजेस करे, जुडिशरी में चेंजेस करे और सियासतदान उसको साथ दें, जिस तरह चाइना में हुआ है। चाइना का मॉडल फॉलो बेशक ना करें, लेकिन चाइना की तरक्की तो रिमार्केबल है। हमारे सियासतदानों में कैपेसिटी भी नहीं है, कुछ डर डर के ये काम करते हैं। और फौज एटलीस्ट डिसिप्लिन अदारा है, वहाँ मेरिट पे लोग जाते हैं, उन्हें चांस दिया जाए, वो चांस तो वो ले लेते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। इज इट पॉसिबल कीपिंग इन योर पास्ट हिस्ट्री एंड योर एक्सपीरियंस? नहीं, अब मेरा ख्याल है हमारी आइन जो है ना वो इसके से भी इजाज़त नहीं देती कि चाइना के साथ कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर। वो तो वन पार्टी स्टेट है और वहाँ कोई जमहूरी शूरत की डिस्कशंस नहीं है, कोई आज़ाद जुडिशरी नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। या हम तो यहाँ आज़ाद मीडिया की बात करते हैं, आज़ाद जुडिशरी की बात करते हैं, आज़ाद सियासी जमातों, आज़ाद इलेक्शंस की बात करते हैं। तो इस सूरत हाल में जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि कोई ना कोई फार्मूला निकाला जा सकता है जिसके साथ ये जो हाइब्रिड रेजीम्स चल रही हैं, और लगता है ऐसे ही है कि ये अब दे हेयर टू स्टे। बिकॉज़ पहले ये था कि इतनी हाइब्रिडिटी नहीं थी, जो सियासी जमात आती थी वो ख़ुद ही अपने फ़ैसले करती थी, और जब भाई लोगों को पसंद नहीं आती थी तो वो उनको डिस्टेबलाइज़ करके फ़ारग कर देते थे। तो अब शायद ये फ़ैसला हुआ है कि गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए और गवर्नमेंट के अंदर ही बैठ के जो आपने अपने बातें मनवानी है वो वहीं से मनवा ली जाएं, और गवर्नमेंट को निकाला ना जाए, और क्योंकि उसको हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाता है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अगर ये अब आपने देखा ये हाइब्रिडिटी इमरान खान साहब के ज़माने में शुरू हुई और अब जाके वो और भी परफेक्ट हो चुकी है, तो क्या आगे जाके भी कुछ सूरत हाल लगता है मुझे ऐसे ही है कि ये अब जो है ना, इस जैसे कहते हैं ना नॉर्म, ये नॉर्मल हो जाएगा कि आगे से गवर्नमेंट्स को निकाला नहीं जाएगा। अलबत्ता तब्दीलियाँ गवर्नमेंट के अंदर ही होती रहेंगी और किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है उसको नहीं होने दिया जाएगा। तो जो सोर्सेज ऑफ इंस्टेबिलिटी थी जिसके साथ हर 3 साल के बाद 4 साल के बाद वो इलेक्शन, मेरा ख्याल है अब भाई लोग जो है ना दे विल फाइंड अ मॉडल। और सियासतदान दे आर इन नो पोजीशन। आपने खुद ही कह दिया इतने कमज़ोर हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इतने अपॉर्चुनिस्टिक हैं, मौका परस्त है, इतने वल्नरेबल हैं जिस किस्म की हरकतें की हैं उन्होंने कि दे कांट स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। कोई नई लीडरशिप आए जो कि इन बातों को समझे और बात को आगे लेके चले। उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी आवाम जो है अभी तो बड़ी वन साइडेड तरीके से खड़ी है एक तरफ। आगे जाके क्या होता है आई कांट से, बट आवाम को भी साथ लेने के लिए कोई लीडर्स ऐसे चाहिए जो इमेजिनेशन आवाम की जो है ना उसको कैप्चर करें। अभी हराइजन में अगर आप देखते हैं तो आपको कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता जो कि आवाम को इंस्पायर कर सके। अभी वो एक ही है जो जेल में बैठा है जिसके साथ 50% से ज़्यादा लोग साथ है उसके, और मगर वो क्या रहेंगे उसके साथ, नहीं रहेंगे, क्या वो अपने आप को तब्दील करेगा, क्या वो रियलिस्टिक हो जाएगा, वी डोंट नो। अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो फिर जाहिर है नथिंग विल वर्क। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी जो सियासतदान इस वक्त मौजूद है वो भी सीखे सिखाए हुए हैं जिससे ये सिस्टम अभी चलेगा। सैयद काशिफ अली कराची से। आजकल सिंध में बहुत ज़्यादा एहतजाजात हो रहे हैं जो दरिया सिंध से 6 कनाल्स निकल रहे हैं, तो उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसका अपना डेल्टा पे कितना बुरा असर पड़ेगा और सिंध के जो टेल के ज़मींदार हैं उन पे इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? इसके मुतालिक कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। जी, काफ़ी एजुटेशन हो रही है स्पेशली इन सिंध, और मामला अभी तय नहीं हो पा रहा। सिंध का जो इशू है ना विद पंजाब, ये सिर्फ ये कैनाल का इशू नहीं है, पानी का इशू जो है ये इसी वजह से तो आज कालाबाग डैम नहीं बन सका, क्योंकि यहाँ मौक़िफ़ फ़र्क है, परसेप्शन फ़र्क है, नेशनलिज़म्स फ़र्क है, और अनफॉर्चुनेटली ये फेडरेशन के अंदर इवन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री गवर्नमेंट जैसे जनरल मुशर्रफ की थी वो भी इस मसले को हल नहीं कर सकी। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़, ये जो कैनाल वाला जो प्रोजेक्ट है ये लड़ाई झगड़े के बगैर ये फ़ीज़िबल होगा। ये इसमें ज़रूर है कि अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे ये तो आईनी चैलेंज भी हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाटर अकॉर्ड्स के अंदर सबको एक ही सफ़े पे होना पड़ता है, और मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है अनलेस यू गेट गारंटीज़। और अभी तो जिस किस्म का मूड है सिंध के अंदर, वहाँ सिर्फ उनकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं है, वहाँ तो आम इंटेलेक्चुअल्स और सिंधी नेशनलिस्ट वगैरह सारे शोर डाल रहे हैं, उसके ऊपर तो इत्तेफाक है वहाँ कि यूनिटी है कि नहीं हम नहीं होने देंगे ये। अब ये चोलिस्तान का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर और भी बड़े सवाल हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है एंड सो ऑन। अलबत्ता ये ज़रूर है
कि अगर किसी सूरत किसी स्टेज पे इस पर सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लिया जाए चोलिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर, या पीपल्स पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया जाए चोलिस्तान प्रोजेक्ट के अंदर, कि उनका भी हिस्सा आ जाए इसके अंदर, सिंधियों का हिस्सा आ जाए, तो देन इट्स इज़ पॉसिबल। मगर अभी जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट किया गया है प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जो है उनके तल्लकात किस इदारे के साथ है, या कौन कौन वहाँ है इन्फ्लुएंशियल्स हैं, तो आई थिंक अभी तक तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये किसी लड़ाई झगड़े के बगैर ये रिजॉल्व होगा, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल। आपके फैंस के सवाल शामिल कर लें जो आपको देखते हैं, इजाज़त है? आरिफ मलिक साहब लाहौर से। सेठी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने का क्या तरीकाकार है? फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, यार फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तानी कल्चर, एंड पाकिस्तानी कल्चर में अगर इट्स इम्पॉर्टेंट तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इट इज़ सारा सब कॉन्टिनेंट में ऐसे ही है, इनफैक्ट दुनिया में है, बट पाकिस्तान बिकॉज इट्स अ ट्राइबल नोशन फैमिली, एंड कहीं छोटी फैमिलीज़ हैं कहीं बड़ी हैं। हमेशा शुरू में तो पूरी ट्राइब ही फैमिली थी, फिर वो ब्रेकअप होती गई, नाउ यू हैव द कोर फैमिली, जो कि जैसे हम आप और हम फैमिली समझते हैं, बट यहाँ भी तो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है ना। जब शादी होती है पता नहीं चलता कितने फैमिली है। सो ये नहीं ख़त्म हो सकता, नॉट ओवरनाइट। मगर अगर आप अमेरिका चले जाएँ तो वहाँ फैमिली इज़ बेसिकली फादर मदर एंड सन्स एंड डॉटर्स। एक आध भाई इधर उधर से नज़र आता है आपको, और तो नहीं, और वो भी बिखरे हुए होते हैं। सिमिलरली इन यूरोप, वहाँ द नोशन ऑफ द फैमिली इज़ ब्रोकन डाउन सिग्निफिकेंटली। यहाँ इट इज़ स्टिल अलाइव एंड किकिंग जिसे कहते हैं। तो ये आपका सवाल बेसिकली है कि ये डिनेस्टिक पॉलिटिक्स कब ख़त्म होगी। तो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स ख़त्म करने का भी एक तरीका है, आप कानून के तहत उसको ख़त्म कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। और कानून के तहत कैसे ख़त्म करेंगे? आप बना दें, कानून बना दें कि एक फैमिली जो है उसको डिफ़ाइन कर दें, वो फैमिली क्या है, और कि उसके अंदर फादर मदर ब्रदर सिस्टर और भी अगर 2-3 लोग ऐड करने हैं तो ऐड कर दें, और कहें जी कि ये फैमिली यूनिट है, और इस फैमिली यूनिट में से एक ही बंदा या 2 बंदे इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते एट एनी गिवन टाइम। सो मतलब यू कैन, बट अगर आपका ख्याल है कि कोई तरीका है, देयर इज़ नो द वे। दिस कंट्री इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, इवन अमेरिका इज़ फैमिली ओरिएंटेड, बट आवर फैमिली यूनिट्स आर बिगर देन द अमेरिकन्स। सो आई डोंट थिंक देयर एनी वे। डिनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो आवाम उसको सपोर्ट करती है, दैट्स व्हाई इट्स अलाइव एंड किकिंग। ये नहीं है कि जी वो ज़बरदस्ती है कोई, नो, आवाम सपोर्ट करती है, आवाम में भी फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। ख़ानदानी निज़ाम बरादरी सिस्टम ख़मीर में है। अब बिलाल कैसे? रिसेंटली ये जो एड्स निकले हैं बहुत ज़्यादा, जो मरीम नवाज़ ने दिए हैं, क्या पॉजिटिवली यूज़ नहीं किया जा सकते थे वो फंड्स? जैसे कि आप देखें कि ये आजकल के दौर में हम कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पे पीटीआई की बहुत प्रेजेंस है, तो आजकल जैसे यहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं तो हम यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं, उसमें एड्स आते हैं कि जी हमने गवर्नमेंट बताती है हमने ये किया है, अपोजिशन बताती है हम ये करेंगे। एक तो उसकी रीच भी अच्छी है, और आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ एड्स की लिमिटेशन भी हो सकती है कि आप 15-20 सेकंड से पहले स्किप भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, वो आवाम के लिए ज़्यादा रीचेबल है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कुछ सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए एड्स दिए गए थे, या फिर ये वाकई में इसका कोई एडवांटेज है, कोई फ़ायदा था, कोई गाँव के लोगों तक रीच थी, या क्या मतलब इसके पीछे सोच क्या थी? काइंडली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि दिस इज़ द डिजिटल एज, और डिजिटल एडवर्टाइजिंग माइट हैव बीन मोर इफेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है। बट मेरा ख्याल है हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं ना, दे आर ओल्ड फैशन्ड। हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं, स्पेशली नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ओल्ड फैशन्ड है। तो इन ये अभी भी प्रिंट मीडिया के ऊपर बड़ा रिलाय करते हैं और टेलीविज़न के ऊपर बड़ा रिलाय करते हैं। हालांकि अब आप टेलीविज़न वाले भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल, इनमें जो एडवर्टाइजिंग आ रही है सिग्निफिकेंट, बट जितनी पहले आती थी और जो पहले रेट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलते। अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है, या डिजिटल मीडिया जो है, इट्स बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। इसीलिए हर टीवी चैनल ने अपना एक डिजिटल चैनल्स भी खोल लिए, एंड दे आर अर्निंग सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम से यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, विच इज़ YouTube generated, Google generated and so on. तो दुनिया इज़ चेंजिंग। PTI वो पहली जमात थी, सियासी जमात थी जिसने इसको रिकग्नाइज़ किया था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है डिजिटल प्रोपेगेंडा या एडवर्टाइजिंग। मगर आपका जो सवाल के अंदर जो सवाल बिल्ट इन है वो यही है कि क्या इसमें कोई और भी मकसद है इसका, कि और वो मकसद बड़ा क्लियर है कि जो प्रिंट मीडिया की जो एडवर्टाइजिंग है, वो प्रिंट मीडिया वाले जो मालिक हैं वही इस वक्त टेलीविज़न चैनल्स के मालिक हैं मोस्टली।
तो मेरा ख्याल है वन वे ऑफ गेटिंग इनटू द गुड बुक्स ऑफ द मीडिया और द मीडिया ओनर्स इसके मीडिया के लिए बजट्स होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल के लिए तो नहीं, वो तो आपको खुद कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू एडवर्टाइज ऑन डिजिटल, वो तो इंटरनेशनली आप वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ ऑल्सो एक तरीका है ये कि लोकल प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया को आपने सपोर्ट करना है या पिक एंड चूज़ करना है। इमरान खान के ज़माने में कुछ चैनल्स और कुछ अखबारों को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग मिलती थी और कुछ को नहीं इतनी ज़्यादा मिलती थी। अब भी मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल है, फेवरेट्स को ज़्यादा मिलती है, जो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें उनको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ मिलते हैं। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स। मगर एक रीज़न इसके साथ साथ वो भी है जिसका मैंने जिक्र किया है, और वो यही है कि नून लीग स्पेशली बड़ी कंजर्वेटिव सियासी जमात है, ये अभी भी प्रिंट मीडिया में बड़ा यकीन रखती है, बिकॉज वो समथिंग यू कैन फील इट, समथिंग इट्स इन योर हैंड। और ये स्पेशली दिस सप्लीमेंट कल्चर, ये पुराना कल्चर है, इट विल टेक टाइम। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कानून पास कर दे कि सारी जो एडवर्टाइजिंग प्रिंट मीडिया में होती है इट विल नाउ गो ऑन वेबसाइट्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तो आप देखिएगा एडवर्टाइजिंग बजट्स विल फॉल सिग्निफिकेंटली, और जब वो गिरेंगे तो द होल ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री विल सफ़र एंड बहुत से लोग क्लोज डाउन हो जाएंगे एंड स्पेशली गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं, छोटे छोटे चैनल्स विल बी वाइप्ड आउट। सो आई थिंक इसमें बहुत से पहलू हैं इस चीज़ के। अब इस्लामाबाद शाहिद रशीद, आजकल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी खुश है कि ट्रंप साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रंप साहब जब वो डील और डिमांड, उनका खास अंदाज है, डील भी करते हैं डिमांड भी करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान से डिमांड की जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जवाब आपके ख्याल में क्या होगा, और क्या आप देखते हैं कि कभी ट्रंप जो है वो ऐसी डिमांड पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कर सकते हैं? देखिए, ये इस वक्त तो इशू नहीं बनेगा, आगे जाके बहुत से इश्यूज बनेंगे। किसी सूरत में भी पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकता, यहाँ बंदूक भी रख दी जाए ना तो नहीं करेगा, अलबत्ता बिकॉज उसके लिए यहाँ जो बैकलैश आएगा पाकिस्तान में वो कोई भी हुकूमत नहीं उसको बर्दाश्त कर सकेगी। मगर कल को अगर सऊदी अरेबिया, यूएई और मुस्लिम ममालिक जो कि आपके दोस्त हैं, आपको इमदाद देते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने हैं, तो फिर ये सबको मिल के कोई महाज बनाना पड़ेगा, कोई जवाज़ ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर फिर पाकिस्तान का भी रोल आएगा। पाकिस्तान अकेला किसी सूरत में भी इसराइल के साथ कोई तल्लुकात, किसी किस्म के गहरे तल्लुकात नहीं बना सकता। अगर तो बाकी मुस्लिम ममालिक, जिसमें स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई और इस किस्म के जो वो ममालिक जहाँ से हमें इमदाद मिलती है, जिनके करीब हैं हम बहुत, वो अगर आएंगे किसी प्लेटफॉर्म पे तो पाकिस्तान शायद उस प्लेटफॉर्म में चला जाए, ताकि कवर मिल जाए, सबको एक दूसरे का सहारा मिल जाए। अदरवाइज़ अमेरिका जो मर्ज़ी कहता रहे, इट विल नॉट हैपन। ठीक, अब फैसलाबाद चलते हैं। ज़हीर साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? मौजूदा हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी भाई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम बड़ा ठीक ठाक जा रहा है, वो मरियम को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है वो तकरीबन यूं की तूं है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये अगले इंतखाब के अंदर भी ये अपनी कारकर्दगी की बिना पर आएंगे? कारकर्दगी तो आपके सामने है जो कुछ भी है, तो इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि ये आइंदा इंतखाब में जो है वो इनके साथ, नून लीग के साथ क्या करेंगे? ये यार तुम सानू बंद करवाओगे कि वो तुसी भाई लोग लगे हुए वो मैं देखो तेरी कहता सी, बट तुसी अच्छा चलो देखिए कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है ना यार। ये तो अब आप ना कहें कि जी इम्प्रूवमेंट ही कोई नहीं हुई। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त महंगाई बढ़ रही थी, फिर उसके बाद और भी बढ़ी, मगर अब जाके महंगाई की जो रफ्तार है वो ऑलमोस्ट 1-2%, 3-4% पे आ गई है, रुक गया है महंगाई होना। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो पैसे आपकी पहले जेब में थे, जो वो पहले ख़रीद सकते थे, उतने आप नहीं वो ख़रीद सकते, इसलिए तंगी तो है और इसकी वजह से गुस्सा भी है। अब कब जाके ये कम होगा? अभी हम हर रोज़ यही पढ़ते हैं कि जी अब IMF का प्रोग्राम जो है, इसके बाद जो टारगेट्स हैं वो थोड़े से नरम किए जाएंगे, कुछ टैक्स रेट्स को रिव्यू किया जाएगा, और आपने देखा गवर्नमेंट स्पेशली पंजाब के अंदर कितनी सख्ती के साथ ये प्राइस कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। मगर मैं एक बात आपसे कहूँगा, कीमतें कभी गिरती नहीं हैं, कीमतें बढ़ती हैं। सवाल ये होता है कि क्या 3% बढ़ी हैं इस साल, 5% बढ़ी हैं, 10% बढ़ी हैं या नहीं। ये ग्लोबल फिनोमेनन है, और स्पेशली कमोडिटी प्राइसेस का तो आप
कह ही नहीं सकते, एक आध होती है जो कि थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, बट जनरली कीप गोइंग अप, प्राइसेस कीप गोइंग अप, एंड देयरफॉर करेंसीज आल्सो आर वॉलेटाइल। अब हमारा डॉलर और जो पाउंड स्टर्लिंग है ये बेसिकली आप समझें कि स्टेबल हो गए हैं। मगर देखिए ना 150 से लेके तो अब 250 पे से ऊपर हो गया है डॉलर, 280 पे पहुंच गया, मगर अब रुका हुआ है पिछले 6 महीने से। एंड अब मेरा ख्याल है अब और इस पर डिवैल्यूएशन शायद ना हो, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा मजबूत भी हो जाए आगे जाके। तो आपका अगर ये सवाल है कि क्या आप कोई थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी या नहीं, मेरा ख्याल है रिलीफ यही है कि जो पहले दुख थे वो बढ़ेंगे नहीं, जहाँ है वो रुक गया है।